नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है मनोज सोलंकी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीएम केयर्स फंड के बारे में। क्या पीएम केयर्स फंड को राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। देखिए, किसी भी लॉ को, किसी भी कानून को, किसी भी फंड को अगर आरटीआई के अंदर आना है तो उसके लिए ये आवश्यक है कि उसको पहले पब्लिक अथॉरिटी या स्टेट होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वो आरटीआई के अंदर नहीं आता है। आज हम ये बात क्यों कर रहे हैं कि पीएम केयर्स फंड को आरटीआई के अंदर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। पीएम केयर्स फंड को आए हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया या 1 साल करीबन हो गया है। तो आज ये बात क्यों उठ रही है? आज ये बात इसलिए उठ रही है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस केस पर सुनवाई शुरू कर दी है कि पीएम केयर्स फंड को स्टेट या पब्लिक अथॉरिटी अंडर आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कर देना चाहिए या नहीं। अगर कोर्ट इसको स्टेट या पब्लिक अथॉरिटी डिक्लेयर करता है तो वो पीएम केयर्स फंड यानी पीएम केयर्स फंड आरटीआई के एम्बेट में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। देखिए, ये एक पेपर की कटिंग है जिसमें कि ये लिखा हुआ है कि कॉरपोरेट से लेके बैंक्स तक, प्राइवेट से लेके पब्लिक सेक्टर तक, यानी प्राइवेट बैंक हो, सरकारी बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, कॉरपोरेट्स हो, सरकारी हो, प्राइवेट हो, सब ने इस फंड में बहुत सारा डोनेशन दिया है। अगर इतने सब इंस्टीट्यूशंस ने, इतने सारे कॉरपोरेट्स ने, बैंक्स ने अगर इतना फंड इसमें डोनेट किया है तो क्यों नहीं इसको आरटीआई के अंदर आना चाहिए। अब देखिए, आरटीआई के अंदर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए ये कोर्ट को डिसाइड करने देते हैं। इसमें हम अपना ओपिनियन आज अभी नहीं बनाएंगे, हम अपना ओपिनियन जब बनाएंगे जब कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा। हम इस बात के लिए भी अपना ओपिनियन नहीं बनाएंगे कि इसकी ज़रूरत क्या थी। क्रिटिक्स कहते हैं जब पहले से वैसा कोई फंड था तो इसकी ज़रूरत क्या थी। देखिए, क्रिटिक्स का ये मानना है कि पहले से एक फंड एग्जिस्टिंग इंडिया के अंदर था और उसका नाम नाम है प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड, PMNRF। ये करीबन करीबन ऐसा ही फंड है जैसा कि पीएम केयर्स फंड है। तो फिर क्रिटिक्स का ये कहना है कि जब एक फंड था तो ये दूसरा फंड ऐसा ही सिमिलर टाइप का लाने की क्या जरूरत थी। अगेन मैं दोबारा से यही कहना चाहूंगा कि हम अपना ओपिनियन अभी इस स्टेज पर नहीं बनाते हैं, हम अपना ओपिनियन जब बनाएंगे जब कोर्ट का डिसीजन इसके ऊपर आएगा। अब अगर हमने दो फंड्स की बात करी, PMNRF एंड पीएम केयर्स, तो हम पहले ये देख लेते हैं कि ये दोनों फंड्स क्या हैं, इनके अंदर क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। तब हम कुछ सोच पाएंगे आगे कि ये क्या दोनों फंड में क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंस है, इसकी ज़रूरत क्या थी, या आरटीआई में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ऐसा कुछ। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डिफरेंसेस क्या हैं, यानी दोनों फंड्स के में डिफरेंस क्या क्या है। तो ये इस कॉलम में मैंने लिखा हुआ है। पहले कॉलम में तो ये है कि किस बेसिस पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, जैसे कि नेम्स है या ये सब है। और दूसरे कॉलम में मैंने फंड लिखे हुए हैं। देखिए, पहले कॉलम में यहाँ पे तो वो क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे, जैसे कि नेम है, ये क्राइटेरिया जिसके ऊपर हम कंपैरिजन कर रहे हैं। दूसरे कॉलम में फंड का नाम लिखा हुआ है। ये पहला प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड और दूसरा पीएम केयर्स। तो देखिए, पहला ही डिफरेंस क्या है? पहला ही डिफरेंस इनमें नाम का है। नाम कैसे डिफरेंट है? दोनों का नाम डिफरेंट है। इसका नाम है प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड और पीएम केयर्स का नाम है प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड। ये पीएम केयर्स फंड है, ठीक है। तो नाम का डिफरेंस है। अब दूसरा डिफरेंस क्या है इसमें? दूसरा डिफरेंस ये है कि ये कब बने, कब इनको स्टैब्लिश किया गया। तो PMNRF जो फंड स्टैब्लिश किया गया था वो जनवरी 1948 में स्टैब्लिश किया गया था और उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पीएम केयर्स फंड को लास्ट ईयर मार्च में स्टैब्लिश किया गया, किसके द्वारा? बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इनके द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। तो ये भी एक डिफरेंस है। अब तीसरी बात यह है कि क्या पर्पस था इनको स्टैब्लिश करने की जरूरत क्या थी? ऐसे फंड की क्या कोई जरूरत थी? यस, इनकी जरूरत थी। क्या जरूरत थी? देखिए, इनिशियल पर्पस यानी शुरुआती जब इनको स्टैब्लिश किया गया तो किस लिए किया गया? तो PMNRF को स्टैब्लिश इसलिए किया गया, उस समय भारत का विभाजन हुआ था, पार्टीशन हुआ था। भारत के दो टुकड़े हुए थे, भारत और पाकिस्तान। तो बहुत लोगों का इधर से उधर आवागमन था। उस समय बहुत सारे लोग पाकिस्तान से इंडिया आए थे तो उनकी हालत बहुत ख़राब थी। वो डिस्प्लेस्ड लोग जो वहाँ से आए थे उनकी हालत बहुत ख़राब थी। उनको हेल्प करने के लिए इस फंड में ये फंड बनाया गया था, जिससे कि इस फंड से कुछ पैसा लेके
उनकी हेल्प करी जा सके, यानी जो डिस्प्लेस्ड लोग थे पाकिस्तान से जो लोग आए थे उनकी हेल्प करी जा सके। दूसरी तरफ पीएम केयर्स फंड को क्यों बनाया गया? जैसा आपको पता है कि कोविड 19 पैंडेमिक अभी भी इनफैक्ट चल ही रहा है, तो उसमें बहुत सारे लोग अफेक्टेड हुए हैं। उन लोगों को जो लोग पैंडेमिक से कोविड 19 पैंडेमिक से अफेक्टेड है उनकी हेल्प करने के लिए पीएम केयर्स फंड बनाया गया था। तो चलिए, भारत का पार्टीशन तो हो गया, डिस्प्लेस लोग थे वो भी आ गए, उनकी हेल्प भी हो गई, इधर कोविड 19 भी जो लोग अफेक्टेड थे उनकी हेल्प हो गई या हो रही है, कुछ दिनों बाद मान लो ये भी खत्म हो जाएगा, तो फिर क्या ये दोनों के दोनों फंड खत्म हो जाएंगे, या ये पीएम एनआरएफ खत्म हो गया क्या, या ये पीएम केयर्स फंड खत्म हो जाएगा क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या है कि जब इनका इनिशियल पर्पज खत्म हो गया तो इनका दूसरा लॉन्ग टर्म पर्पज शुरू हो गया जो आज की डेट में प्रिवेल करता है। वो क्या है? पीएम एनआरएफ जो फंड है आजकल कहाँ इसको यूज किया जाता है? इसको यूज किया जाता है उन लोगों की हेल्प करने के लिए जो नेचुरल कैलामिटीज से अफेक्टेड है या उनको कोई बीमारी है जो कि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे उसका इलाज, तो उनको हेल्प करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कहीं फ्लड्स आ गए, जैसे कहीं साइक्लोन्स हैं, ठीक है, ये फ्लड्स 2 बार लिख गया है, साइक्लोन है, फ्लड साइक्लोन 2 बार लिख गया है, किडनी का ट्रीटमेंट है, कैंसर का पेशेंट है और वो ट्रीटमेंट नहीं करा पा रहे हैं, या एसिड अटैक विक्टिम्स हैं, या कहीं राइट्स हो गए, तो इनसे जो लोग अफेक्टेड हैं उनको हेल्प करने के लिए ये पीएम एनआरएफ फंड बनाया गया है। मतलब अब वो पीएम एनआरएफ फंड अब इन लोगों की हेल्प करने के लिए यूज किया जाता है। दूसरी तरफ पीएम केयर्स कोविड 19 मान लो खत्म भी हो जाएगा, उसके जो अफेक्टेड लोग हैं उनकी हेल्प भी हो जाएगी, उसके बाद इस ये फंड रहेगा और इसमें जो पैसा है उसको किस लिए यूज किया जाएगा कि अगर मान लो भविष्य में इस तरह का कुछ पैंडेमिक या इस तरह की कुछ इमरजेंसी सिचुएशन अगर आ जाती है तो इस फंड का पैसा लोगों की हेल्प करने के लिए या किसी और जरूरत के लिए, इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशंस में कुछ और जरूरत पड़े तो उसके लिए इसको यूज किया जा सकेगा। ना, अगला जो पॉइंट है जिसके ऊपर हम इन दोनों फंड्स का कंपैरिजन कर रहे हैं दैट इज कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब कि इनको इसको चलाने वाले लोग कौन से हैं। देखिए, मैं यहाँ पे ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि दोनों ही फंड पीएमएनआरएफ और पीएम केयर्स दोनों ही फंड एक ट्रस्ट के रूप में काम करते हैं। यानी इन दोनों को जो बनाया गया है वो कोई कंपनी नहीं है, वो कोई सोसाइटी नहीं है, वो कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है, वो क्या है, वो एक ट्रस्ट है। वो दोनों ही एक ट्रस्ट के रूप में बनाए गए। तो अब ट्रस्ट के रूप में बनाए गए तो इनके ट्रस्टी कौन कौन है, तो वो इसका मतलब हुआ कंपोजिशन का मतलब इसको चलाने वाले, यानी कि इसके ट्रस्टीज कौन कौन है। तो देखिए, पहले फंड पीएम एनआरएफ के लिए प्रधानमंत्री इसके पदेन सभापति होंगे। भारत का जो भी प्रधानमंत्री होगा वो इसका पदेन सभापति होगा, यानी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा इस फंड का, पीएम एनआरएफ का। दूसरी तरफ पीएम केयर्स में भी सेम चीज है, ये सिमिलरिटी होगी, डिफरेंस नहीं हुआ हालांकि, लेकिन प्रधानमंत्री यानी जो चेयरमैन है वो दोनों जगह सेम है, पीएम एनआरएफ में भी और पीएम केयर्स में भी। प्रधानमंत्री देश का जो भी होगा वो पदेन सभापति होगा। अब बात करते हैं इसके मेंबर्स कौन कौन है। यहां डिफरेंस है कि इसके मेंबर्स कौन कौन है। पीएम एनआरएफ में जो मेंबर्स हैं वो हैं टाटा ट्रस्ट के कुछ लोग, फिक्की के कुछ लोग, और कांग्रेस का जो भी प्रेसिडेंट होगा वो इसका मेंबर होगा इस ट्रस्ट का। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ ऑफिसर्स भी इसके मेंबर होंगे, इस ट्रस्ट के मेंबर होंगे या हैं। दूसरी तरफ अगर मेंबर्स की बात करते हैं पीएम केयर्स में, तो देखिए, होम मिनिस्टर जो भी देश का है वो, डिफेंस मिनिस्टर जो भी देश का है वो इसके मेंबर होंगे। इनके अलावा 3 मेंबर्स और इसके ट्रस्टी होंगे, 3 मेंबर और होंगे इस ट्रस्ट में, जो कि हेल्थ, सोशल साइंस, लॉ जैसे कुछ क्षेत्रों से लिए जाएंगे। और उनको सेलेक्ट कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर। पीएम विल सेलेक्ट दीज पीपल, यानी ऐसे कुछ क्षेत्रों से लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा और उनको, यानी 3 मेंबर्स को, और उनको पीएम केयर्स फंड जो है उस ट्रस्ट का मेंबर बनाया जाएगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसके कंपोजिशन में, क्या कि मेंबर्स जो है वो अलग हैं, दोनों केस में अलग अलग है। नेक्स्ट, एक और डिफरेंस है, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है लेकिन फिर भी डिफरेंस तो है। क्या?
कि कितना मिनिमम डोनेट किया जा सकता है दोनों फंड्स में। तो देखिए पीएम एनआरएफ के लिए 100 रुपीज, मिनिमम 100 रुपीज आप डोनेट कर सकते हैं, उससे कम नहीं। जबकि पीएम केयर्स में मिनिमम डोनेशन कितने रुपीज का है, 10 रुपीज का डोनेशन है। तो ये थे कुछ डिफरेंसेस जो दोनों फंड्स के हमने देखे। अब हम ये देखेंगे कि दोनों फंड्स में सिमिलरिटीज क्या है। तो देखिए सिमिलरिटीज क्या है। पहला पहला क्राइटेरिया जिसके ऊपर हम सिमिलरिटी देख रहे हैं दैट इज सेटअप बाय, यानी कि ये किसने इसको बनाया। देखिए जब कि कोई कोई लॉ कानून या कुछ भी बनता है तो नॉर्मली क्या होता है, पार्लियामेंट या राज्य की विधानसभा से उसको पारित किया जाता है। यहाँ पे हम सेंटर की बात कर रहे हैं तो नॉर्मली पार्लियामेंट उसको लॉ बना के, एक्ट पास करके, कुछ भी कोई सोसाइटी, कोई भी कंपनी या कोई भी फंड या कोई भी ट्रस्ट ऐसे बनाया जाता है। लेकिन इस केस में, दोनों ही केस में, चाहे वो पीएम एनआरएफ हम कहें या पीएम केयर्स कहें, दोनों ही फंड को पार्लियामेंट ने नहीं बनाया है। इट इज नॉट सेटअप बाई पार्लियामेंट। पीएम एनआरएफ को भी नहीं और इधर पीएम केयर्स को भी नहीं, यानी कि पार्लियामेंट से नहीं बने हैं। पार्लियामेंट ने एक्ट पास करके इनको नहीं बनाया है। पहली चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इस बात को मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये क्या है, कोई कंपनी है, कोई सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, क्या है। तो क्या है, ये ट्रस्ट है। दोनों ही ट्रस्ट है। ये पीएम एनआरएफ भी ट्रस्ट है और पीएम केयर्स भी ट्रस्ट है। दूसरा, ये बन भी गए, सेटअप भी हो गए, अब इनमें पैसा कहां से आएगा। पैसे के लिए भी ये बात सेम है। क्या सेम है कि बजटरी सपोर्ट, दोनों ही फंड्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बजट से कोई भी पैसा नहीं दिया जाएगा, ना यहां दिया जाएगा ना यहां दिया जाएगा, यानी बजटरी सपोर्ट इनको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो फिर पैसा कहां से आएगा, पैसा आएगा डोनेशन से। डोनेशन से अगर पैसा आना है तो डोनेशन देगा कौन। तो डोनेशन देने के लिए देखिए ऑर्डिनरी पीपुल, आम आदमी डोनेट कर सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन डोनेट कर सकता है, कोई बैंक डोनेट कर सकता है, कोई कंपनी डोनेट कर सकती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि फॉरेन डोनेशन भी हो सकता है। यानी कि बाहर से, हमारे देश के बाहर से अगर डोनेशन कोई करना चाहे, जो बाहर रहने वाले लोग या कोई इंस्टीट्यूशन अगर डोनेट करना चाहे बाहर का, फॉरेन कंट्री का, तो वो भी डोनेट कर सकता है। और ये दोनों फंड के लिए अगेन सेम है, यानी कि यहां भी ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं सारे सेम यहां भी वैलिड हैं, पीएम केयर्स के लिए भी। इसके बाद नेक्स्ट सिमिलरिटी क्या है, देखिए इनकम टैक्स। अगर मान लीजिए कोई इंडिविजुअल, जैसे कि मैं, आप, जो भी टैक्स पेयर है, अगर वो डोनेट करता है तो अगर वो जो अमाउंट डोनेट करता है उसके अगेंस्ट में सेक्शन 80G ऑफ इनकम टैक्स एक्ट रिबेट क्लेम कर सकता है इनकम टैक्स में, अगर इंडिविजुअल डोनेट करता है तो। ये बात यहां भी ट्रू है और ये बात यहां भी ट्रू है। दोनों फंड्स के केस में बात सेम है। इनकम टैक्स में रिबेट क्लेम किया जा सकता है अंडर 80G। देखिए 80G इनकम टैक्स की जो सेक्शन है वो है किसी ट्रस्ट को या कहीं, मतलब किसी इंस्टीट्यूशन को दान देने के लिए। जब आप दान देते हैं, डोनेट करते हैं, तो ये 80C नहीं है, ये है ना। तो ये क्या है, 80G है। 80C अलग है, 80G अलग है। 80G डोनेशन के लिए स्पेशली होता है, तो वो 80G के अंदर हम लोग क्लेम कर सकते हैं क्या, इनकम टैक्स रिबेट या एग्जम्पशन, दोनों ही केस में, पीएम एनआरएफ एंड पीएम केयर्स, दोनों ही केस में। नेक्स्ट, अगर मान लो कोई इंडिविजुअल अगर नहीं डोनेट कर रहा है, मान लो किसी कंपनी ने डोनेट किया है, ठीक है, अगर किसी इंडस्ट्री ने डोनेट किया है तो क्या होगा, वो तो मतलब इंडिविजुअल नहीं है, इनकम टैक्स में रिबेट उसको नहीं मिलेगा। तो कंपनीज के लिए ये कहा गया है दोनों ही फंड के केस में कि अगर कंपनी डोनेट करती है तो उस फंड को ये शो कर सकती है कि कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में हमने खर्च कर दिया। ये शो कर सकते हैं कि कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, CSR हेड में हमने इसको खर्च कर दिया। और ये कैसे ये कहाँ लिखा हुआ है कि ये क्या है, CSR कहाँ लिखा हुआ है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर CSR मेंशन्ड है। ये हमें याद रखना है कि CSR कहाँ मेंशन्ड है, कंपनीज एक्ट 2013 में मेंशन्ड है। तो दोनों ही केस में सेम है, दोनों ही फंड के केस में सेम है, CSR दोनों जगह क्लेम किया जा सकता है। अब बात ये आती है कि CSR क्या है।
तो इस स्लाइड के बाद हम CSR को भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये सिमिलरिटीज को पहले खत्म कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है जिसके ऊपर हम देख रहे हैं कि क्या सिमिलरिटी है, वो है हु ऑपरेट्स। दोनों ही फंड को ऑपरेट करने के लिए एक ही ऑफिस है, और वो ऑफिस कौन सा? PMO, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। PMNRF भी वहीं से ऑपरेट होता है, PM केयर्स भी वहीं से ऑपरेट होता है, यानी PMO से ऑपरेट होते हैं दोनों। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लास्ट के 2 पॉइंट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ऑडिट और दूसरा RTI। इनकी ऑडिट कौन करेगा? ऑडिट तो आप समझते ही होंगे कि कहाँ से फंड आया, कहाँ फंड जा रहा है, कहाँ खर्चा हो रहा है, इसका कुछ हिसाब किताब ये कौन करेगा? तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितना भी ऑडिट होता है दैट इज डन बाय कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, CAG। सेंट्रल गवर्नमेंट का ही नहीं, स्टेट गवर्नमेंट का भी CAG ही ऑडिट करता है। उसके अकाउंट्स की ऑडिटिंग इज डन बाय, यानी कि सेंटर एंड स्टेट्स, याद रखने के लिए बोल रहा हूं, दोबारा से बोल रहा हूं, सेंटर गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों दोनों के अकाउंट्स की, दोनों दोनों गवर्नमेंट्स के फंड्स की जो ऑडिटिंग होती है वो CAG करता है। ठीक है, तो इस केस में क्या है? देखिए दोनों ही केस में, चाहे वो PMNRF हो या PM केयर्स हो, इन दोनों फंड्स की ऑडिटिंग CAG नहीं करता, CAG नहीं कर सकता है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि इसकी ऑडिटिंग नहीं होगी? नहीं, ऐसा नहीं है, इसकी ऑडिटिंग तो होगी, बट जो CAG नहीं करेगा, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इसकी ऑडिटिंग करेगी दोनों फंड्स के लिए, PMNRF एंड PM केयर्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या दोनों के दोनों फंड RTI में आते? दोनों के दोनों फंड RTI में नहीं आते, PMNRF भी नहीं आता और PM केयर्स भी नहीं आता। ठीक है, तो अभी जो केस की सुनवाई चल रही है दिल्ली हाई कोर्ट में, वो केवल PM केयर्स के ऊपर चल रही है कि PM केयर्स को RTI के अंदर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। वो अभी केस इसके ऊपर नहीं चल रहा। ठीक है, तो ये थी कुछ डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज। जैसा मैंने पहले भी बोला कि हम अपना ओपिनियन अभी यहाँ पे नहीं बनाते हैं कि इसको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, या क्यों बनाया गया, क्यों नहीं बनाना चाहिए था, या जो भी आप समझ रहे हैं, जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है या जो भी क्रिटिक्स कहते हैं, हम अपना ओपिनियन तब बनाएंगे जब हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का कुछ डिसीजन इसके ऊपर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, CSR, जो कि हमने यहाँ पे मेंशन करी है। आगे हम एक बार 2 स्लाइड में इसको देख लेते हैं कि इसका क्या मतलब है। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी CSR का सिंपली मतलब यह है कि ये माना जाता है कि अगर कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री है या कोई इंडस्ट्री है, तो वो क्या कर रही है? दैट कंपनी इज यूजिंग सोसाइटीज रिसोर्सेज। सोसाइटी के जो रिसोर्सेज हैं, रोड है या मान लीजिए पानी है, या और भी गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज हैं वो यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको यूज करती है, और इसके साथ साथ यूज तो कर ही रहे हैं, इसके साथ वो एनवायरनमेंट को भी कुछ हार्म कर रहे हैं। यानी कि कोई भी कंपनी है तो ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज या सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज करते हैं, और कुछ ना कुछ एनवायरनमेंट को हार्म होता ही है। ठीक है, ये माना जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये कहा जाता है, ये कहा गया है कि कंपनीज जो हैं उनकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर आप सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं और एनवायरनमेंट को हार्म कर रहे हैं, तो आप सोसाइटी को कुछ वापस करो और एनवायरनमेंट को थोड़ा प्रोटेक्ट करो। ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इसको बोला जाता है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि कंपनीज रेस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव बैक समथिंग टू सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, CSR। अब अगेन जैसा मैंने पहले बोल दिया, CSR इज गवर्न्ड बाय कंपनीज एक्ट 2013। कल को आपसे अगर ये पूछा जाता है कि CSR कहाँ मेंशन्ड है, तो ये कहाँ मेंशन्ड है? कंपनीज एक्ट 2013 में। दूसरा आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्या CSR जो इम्प्लीमेंट करने वाला या ये कंसेप्ट लाने वाला, क्या इंडिया पहला है? ठीक है, यस, पहला मतलब इस सेंस में नहीं है कि मतलब ये कंसेप्ट लेके पहला आया, पहला इस सेंस में है कि इंडिया इसको मैंडेटरी करने वाला, यानी हर कंपनी को ये, मतलब कंपनीज को ये मैंडेटरी करने वाला CSR के लिए इंडिया पहला है। कंसेप्ट के लिए पहला नहीं है, लेकिन मैंडेटरी करने वाला इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस कि क्या ये जो CSR है हर कंपनी को करनी है?
छोटी से लेके बड़ी तक, या बहुत छोटी छोटी जो कंपनियां खुली हैं उनको भी ये मैंडेटरी है कि कुछ वो सोसाइटी के लिए करें या एनवायरनमेंट के लिए करें, एंड सो ऑन। तो देखिए ऐसा नहीं है, इसकी डेफिनेशन है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो हम एक स्लाइड बाद देखेंगे। जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे बोला कि सोसाइटी को कुछ देना है, सोसाइटी को कुछ बैक करना है, एनवायरनमेंट को थोड़ा प्रोटेक्ट करना है या उसको लिए भी कुछ करना है, तो कौन सी ऐसी एक्टिविटी हो सकती हैं कि जो कि कंपनियां करती हैं सीएसआर के अंदर। तो कुछ एक्टिविटीज के यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं जो कि सीएसआर के अंदर कंपनियां करती हैं, कंपनीज करती हैं। क्या क्या है? इरेडिकेटिंग एक्सट्रीम हंगर एंड पॉवर्टी। ठीक है, पॉवर्टी के लिए कुछ करती हैं, कुछ पैसा दे दें सरकार को या कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर दें, इस तरह का। एजुकेशन को प्रमोट करना, जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करना, एम्पावरिंग वुमेन। ठीक है, दूसरा वायरस, जैसे अभी कोरोना वायरस के केस में बहुत सारी कंपनियों ने बहुत सारा पैसा दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, तो इस तरह की कुछ डिजीजेस फैलते हैं उसके लिए भी कुछ हेल्प अगर कंपनियां कर सकती हैं तो वो सीएसआर में काउंट होता है। यानी जो अमाउंट उन्होंने खर्च किया उतना ये माना जाएगा कि वो सीएसआर हेड के अंदर या सीएसआर की एक्टिविटी उन्होंने कर दी, जो कि उनके लिए मैंडेटरी है। एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए कुछ कर दिया। ठीक है, इसके अलावा जैसे हमने अभी बोला पीएम एनआरएफ और पीएम केयर्स फंड में जैसे कोई अगर डोनेट करता है तो वो सीएसआर में काउंट हो जाएगा। तो वही प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड या इस तरह के कुछ फंड्स में अगर आप डोनेशन करते हो या पीएम केयर्स में डोनेट करते हो तो वो भी सीएसआर के अंदर काउंट होता है। इसके अलावा और भी दो पॉइंट्स हैं, दो तीन पॉइंट्स हैं। क्या पॉइंट है कि ऐसा कोई भी फंड पीएम एनआरएफ ही नहीं, पीएम केयर्स ही नहीं, और भी कोई फंड हो सकता है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रिलीफ के लिए स्टैब्लिश किया हो, उसके अंदर भी आप डोनेट करोगे तो वो सीएसआर काउंट होगा। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ प्रोग्राम चलते हैं वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शंस, जैसे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस, माइनॉरिटीज एंड वुमेन। अगर इनके लिए भी गवर्नमेंट ये कंपनीज कुछ अगर खर्च करती हैं तो वो भी सीएसआर के अंदर काउंट किया जा सकता है, जाता है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अनआंसर्ड रह गया। वो क्या क्वेश्चन है कि कौन सी कंपनी है या कोई थ्रेशोल्ड है या कोई लिमिट है कि इस कंपनी को सीएसआर करना है या उस कंपनी को करना है, किसको करना है या किसको नहीं करना है। इसको हम देख लेते हैं कि वो क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, कौन कौन सी कंपनी है जिनको मैंडेटरी है। तो देखिए ऐसा नहीं है कि बहुत छोटी कंपनी है तो उसको ये सीएसआर करना जरूरी है। क्या है प्रोविजन? सीएसआर प्रोविजंस आर एप्लीकेबल टू कंपनीज। कौन सी कंपनी के लिए? तो उसके लिए तीन क्राइटेरिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाए। क्या कि या तो उस कंपनी का नेट प्रॉफिट या सॉरी नेट प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 5 करोड़ रुपया, 5 करोड़ रुपीज उसका नेट प्रॉफिट हो, ऐसी कंपनी उसको सीएसआर करना पड़ेगा। मान लीजिए हो सकता है कि 5 करोड़ उसका नेट प्रॉफिट ना हो, तो दूसरा क्राइटेरिया क्या हो सकता है? दूसरा क्राइटेरिया ये है कि अगर उस कंपनी का नेटवर्थ, उस कंपनी की नेटवर्थ, उसकी टोटल संपत्ति यानी टोटल जितनी उसकी कीमत है पूरी कंपनी की वो 500 करोड़ हो। यानी कि और है, ये एंड नहीं है, या तो 5 करोड़ का प्रॉफिट हो। जिस दिन आपका 5 करोड़ का प्रॉफिट मान लो हो जाता है तो आप सीएसआर में आ जाते हैं। मान लो प्रॉफिट 5 करोड़ का नहीं हो रहा, 4 करोड़ का ही हो रहा है, लेकिन आपकी नेटवर्थ 500 करोड़ रुपया है। ठीक है, तो भी आपको सीएसआर करना पड़ेगा। मान लीजिए ऐसा हो जाता है कि कोई कंपनी ऐसी है ना तो उसका कोई प्रॉफिट ही 5 करोड़ है ना उसकी नेटवर्थ ही 500 करोड़ है, तो क्या होगा? तो क्या उसको सीएसआर करना जरूरी नहीं है? नहीं, एक और क्राइटेरिया बनाया है कि अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं होता है, आपका टर्नओवर, टर्नओवर मतलब जो भी आपके आना, मतलब मनी का आना मनी का जाना, कितना पैसा आया कितना पैसा गया, इसको बोलते हैं ट्रांजेक्शन यानी टर्नओवर। कंपनी का जो टर्नओवर है, अगर वो टर्नओवर आपका 1000 करोड़ रुपए का है, 1000 करोड़ रुपीज का अगर आपका ट्रांजेक्शन है यानी टर्नओवर है या उससे ज्यादा है, तो भी आपको सीएसआर करना पड़ेगा। तो ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि यहाँ पे सब जगह और है, और है ना, और इससे पहले भी ये यहाँ पे सॉरी यहाँ पे और है एंड मोर, और ये देखिए ये भी और है। यानी तीन क्राइटेरिया हैं, क्या क्या? 5 करोड़ प्रॉफिट,
500 करोड़ नेट वर्थ और 1000 करोड़ टर्नओवर। इनमें से जो भी होगा, कंपनी इनमें से जो भी क्वालिफाई कर रही है उसको सीएसआर करना पड़ेगा। चलिए, ये तो हो गया कि क्राइटेरिया क्या है कि अगर इतनी बड़ी कंपनी आपकी है तो आपको सीएसआर करना है। दूसरी बात क्या है, कितना करना है, कितना पैसा देना है। तो उसके लिए भी क्राइटेरिया है क्या, कि लास्ट 3 इयर्स, जो लास्ट 3 इयर्स हैं, लास्ट 3 इयर्स का जो भी आपका प्रॉफिट है, यहाँ केवल प्रॉफिट है, देखिए यहाँ पे केवल प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का मतलब ये हुआ कि ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का मतलब जो भी आपकी इनकम है उसमें से आप अपने खर्चे निकाल दीजिए, उसके बाद जो बचता है दैट इज नेट प्रॉफिट। अगर आपका मतलब नेट, जो उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट, तो लास्ट 3 इयर्स का नेट प्रॉफिट को आप ऐड कर लो, उसका एवरेज ले लो, और उस एवरेज का कितना परसेंट, 2% एवरी ईयर आपको क्या करना पड़ेगा, सीएसआर पे खर्च करना पड़ेगा। तो हमको याद क्या रखना है, 5 करोड़ प्रॉफिट, 500 करोड़ वर्थ या 1000 करोड़ टर्नओवर अगर है तो 2% आपको लास्ट 3 साल के नेट प्रॉफिट के एवरेज का एज सीएसआर खर्च करना पड़ेगा। तो अब क्या है, ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन पीएम केयर्स, पीएम एनआरएफ और कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर। मुझे आशा है कि आप लोगों को पसंद आएगा, मतलब आपको कुछ समझ में भी आया होगा, कुछ आपको चीज़ें जो क्लियर नहीं थी अब क्लियर हुई होंगी। ठीक है, इसी के साथ अब मैं आज का ये वीडियो बंद करता हूँ। धन्यवाद।